गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल को। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो नील्स बोर मॉडल की हम लिमिटेशन में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इट इज ओनली एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। ठीक है, उसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर द सेंटर पार्ट ऑफ एनी एटम दैट इज न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज डेंस एंड स्मॉल, और इसके चारों ओर एक स्टेशनरी पाथ पर आपका एक फिक्स्ड एनर्जी की सेल्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर हमने यहाँ पे एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली थी, दैट इज minus 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली थी अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, दैट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा वो ये है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जिसके लिए आपको nth सेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसकी हमें nth सेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपकी n की वैल्यू कितनी हो 1, यानी कि आप बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट सेल की, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, माइनस, यहाँ पे एनर्जी आपकी कितनी रहेगी, माइनस 13.6 z का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू हमने पुट की 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि फर्स्ट सेल जब आपकी होगी n इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए आपके पास में एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर सेकंड सेल, यानी n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बिकॉज अभी भी हाइड्रोजन एटम के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी z का नंबर 1 है, n स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ पे कितना ले रहे हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना आ रहा है, हमारे पास आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाई 4, ये हो गया हमारे पास में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 1 डिवाइड बाय n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का मतलब यहाँ पे हो गया 9, 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो ये हो गया 13.6 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 1, यानी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय 1/16, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने पर्टिकुलर हर एक सेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, जो कितनी है हमारे पास में, फर्स्ट के लिए माइनस 13.6 है, सेकंड के लिए हमारे पास कितना आया, माइनस 3.4, थर्ड के लिए कितना है हमारे पास में 1.51, और फोर्थ के लिए कितना आ रहा है हमारे पास में 0.85। ठीक है, तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा माइंड में भी रख लेना है, लर्न भी कर लेना है कि जब हमारे पास में हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें हमारे पास में n के लिए कितनी होगी एनर्जी 13.6, सेकंड सेल के लिए कितनी होगी 3.4, थर्ड के लिए कितना होगा 1.51, और फोर्थ के लिए कितना होगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब n इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन हो हमारे पास में। ठीक है, आगे के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं n की वैल्यू 5 एंड 6 पुट करके इजीली। बट हमने एक चीज नोट की बच्चों यहाँ पे, वो क्या की, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में, वैसे वैसे आपकी जो एनर्जीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पर्टिकुलर
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने वाले थे यहाँ पर, तो उसी के नंबर ऑफ सेल्स के लिए, डिफरेंट सेल्स के लिए हमने यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे एक्सप्लेन करते हैं। डन, चलिए देखिए आगे। अब देखिए आगे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड एनर्जी की सेल्स में या स्टेशनरी लेवल में, यानी ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ना तो एनर्जी को क्या करता है, गेन करेगा, और ना ही एनर्जी को लॉस करता है। बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पोस्टलेट में कहा था कि अगर आप इसे एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, किसको, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से, किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद मूव कर जाएगा कहां पर, एक्साइटेड स्टेट पर, ठीक है। या तो वो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में मूव कर जाएगा, या फिर फर्स्ट से थर्ड में मूव कर जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। ये आपके पास फर्स्ट सेल है, ये आपके पास सेकंड सेल है, ये आपके पास थर्ड सेल है, ठीक है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन आपका n इज इक्वल टू 1 में है, जहां पे आपके पास एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने आउटर सोर्स से इसको एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, ठीक है बच्चों। क्या किया आपने, आउटर सोर्स से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड की है, सॉरी एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, किसके फॉर्म में, आपने इसे हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की है। अब वो क्या, अब हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने से हायर स्टेट एनर्जी लेवल के अंदर मूव कर जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। जहां पे n इज इक्वल टू ये कितना आपका 2, जहां पे एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी -13.6 है, -13.6 का मतलब यहाँ पे एनर्जी लो है, जबकि -3.4 इससे क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर सकता है किसमें, n इज इक्वल टू 3 पे भी मूव कर सकता है, जहां पे एनर्जी लेवल आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक आपके पास में फोर्थ भी होती है, ठीक है, n इज इक्वल टू फोर्थ सेल, जहां पे आपके पास 0.85 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप जितना अमाउंट ऑफ हीट इसे एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या तो फर्स्ट से सेकंड सेल में, या थर्ड सेल में, या फोर्थ सेल में आपका मूव कर जाता है। बट देखिएगा ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आपने हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड की, देन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, but electron tries to remain in their ground energy state, जो क्या होती है आपकी, स्टेबल होती है। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अगर आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से हीट के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड भी की, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर जाएगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। बट हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहता है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपका फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया आपका थर्ड सेल में या सेकंड सेल में मूव कर गया, बट वो अगेन चाहेगा कि हम अपनी वापस से ग्राउंड स्टेट को ऑक्यूपाई करें, यानी कि वापस से इलेक्ट्रॉन चाहता है किसमें आना, फर्स्ट सेल में, बिकॉज हमेशा जो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी या लोअर एनर्जी स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है। तो हर कोई मूव करना चाहता है किसकी ओर, स्टेबिलिटी की ओर, इसके लिए वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, ठीक है। तो जैसे आप इस सोर्स को वापस से रिमूव करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए आपका फर्स्ट सेल से कहां मूव कर गया, थर्ड सेल में, कहां मूव करा, थर्ड सेल में। तो थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, रिटर्न बैक होगा अपनी फर्स्ट सेल में, और जब ये वापस से अपने फर्स्ट सेल में आ रहा होगा, क्यों आ रहा होगा, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करे, क्या करे, स्टेबलाइज। और स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, जब वो अपनी एनर्जी को लॉस करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन्स इन देयर ग्राउंड स्टेट।
तो उसके लिए क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। सो इलेक्ट्रॉन इमिट्स देयर एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, वापस से कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट में, एंड रिटर्न बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जब ये वापस से अपनी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न बैक हो रहा है, इट मींस वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी वो होगी रेडिएशंस की फॉर्म में। किसमें होगी, रेडिएशंस के फॉर्म में होगी, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी ग्राउंड स्टेट में या अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद मूव करता है हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, और वहां से वापस वो रिटर्न बैक करता है अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये वापस रिटर्न बैक कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, जो किस फॉर्म में निकलेंगी, रेडिएशंस की फॉर्म में निकलेंगी। उन रेडिएशंस को क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखिएगा, सपोज कीजिए कितनी आपका कहां पे वेव्स का फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो किस एनर्जी का है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। इसे एनर्जी प्रोवाइड की तो ये कहां मूव कर सकता है बच्चों, सिंपल सी बात किया तो n = 2, जहां पे एनर्जी लेवल कितना है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस या 3 में मूव कर सकता है जहां पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लीजिए ये n से n1 से n2 पे मूव कर रहा है, मान लीजिए किस पे मूव कर रहा है, n1 से n2 पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कितनी एनर्जी लॉस करेगा, ये n1 से n2 के डिफरेंस यानी -13.6 -3.4, इन दोनों एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी को ये इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। सिंपल सी बात समझ आती है आपको। अगर हम कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 2 पे गया और 2 से वापस कहां आ रहा है, n = 1 पर आ रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि कितनी एनर्जी इसने लॉस की, तो यहां से यहां तक के डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन n = 1 से 3 पे मूव कर गया तो उसने कितनी एनर्जी लॉस की, यहां से यहां तक का डिफरेंस निकाल देंगे, और फोर्थ के लिए यहां से वहां तक का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करते हुए वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होता है, तो वहां पर जो हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो आपका एक टाइप का इमिशन स्पेक्ट्रा ही है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों रिवॉल्व करता है तो वो एक स्टेशनरी पाथ में मूव करता है, लेकिन जब इसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो ये मूव करता है अपने हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, बट कुछ टाइम बाद ही वो अपनी एनर्जी को इमिट करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट पर आ रहा होता है। ठीक है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही मिलेंगी आपको कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस के साथ में, जिन्हें हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ कलर्स ही शो आपके हो रहे हैं, और जिसे बोलते हैं एक तरह से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा, और यू कैन से इमिशन स्पेक्ट्रा, बिकॉज एनर्जी इमिट यहाँ पे हो रही है, उस टाइम पे आप इसे स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रा को हम क्या कहेंगे, या यूं कहेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है आपका, वो एक टाइप का इमिशन स्पेक्ट्रा है। समझ गए बात को, चलिए देखिए फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए फटाफट से, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो मूव करेगा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो ऑलवेज ग्राउंड स्टेट में रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से वापस मूव करेगा ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी लॉस करते हुए, उसे हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। और जो एनर्जी लॉस करता है वो रेडिएशंस के फॉर्म में करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन n = 1 से 2 पे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है आपका फ्रॉम n = 2 to n = 1। 2 से 1 क्यों कहा हमने,
2 से 1 ही हमारा क्या है, इमिशन है, यानी यहाँ पे ही आपकी एनर्जी इमिट होकर के वापस इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 से आपका मूव कर रहा है n इज इक्वल टू 1 पर। तो जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर आपकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, एनर्जी एज वेल वेवलेंथ, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पर्टिकुलर निकालना है। तो वेवलेंथ का तो हम फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और एनर्जी को भी कैलकुलेट कर लेंगे कितना हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला सीधा सा है कि n इज इक्वल टू 1 से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 2 पे और 2 से वापस कहाँ आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे, यानी जंपिंग जो है वो आपकी n इज इक्वल टू 2 से हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 पे। हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला निकाला था जो था डेल E इज इक्वल टू EF माइनस EI, यानी एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो फाइनल कितनी है यहाँ पे 2, इनिशियल कितनी है आपकी 1, तो डेल E इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता ही है, वो भी देख लीजिए कितना होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी हम हमारे नील्स बोर मॉडल के पोस्टलेट्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सक्सेस में। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल E इज इक्वल टू E2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, E2 हमारे पास हो जाएगा माइनस 13.6 जेड, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n की वैल्यू यहाँ पे कितनी बच्चों 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना है माइनस 13.6। ठीक है, और E1 के लिए रखेंगे यहाँ पे Z की वैल्यू अगेन हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर ही होगी डिवाइड बाय सॉरी Z की होगी 1 और n की वैल्यू अगेन यहाँ पे कितनी है 1 का स्क्वायर, यानी E2 से E1, ये 2 के लिए रख दिए अपन ने, ये 1 के लिए रख दी है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो डेल E इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 13.6। ठीक है, माइनस ये तो आपको पता है कट गया पूरा कंप्लीट, यहाँ पे कितना बचा माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना हमारे पास में आ रहा है ये देख लीजिए, तो डेल E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13.6 माइनस 4 3.4 आ जाएगा हमारे पास में ये। तो हमारे पास डेल E की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगी। आसान। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिए, एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे। चलिए हो गया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन एटम के लिए जब आपका n इज इक्वल टू 2 सेकंड सेल से आपका फर्स्ट सेल में जंप कर रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। फॉर्मूला पता है EF माइनस EI, फाइनल स्टेट कितनी है 2 है, इनिशियल स्टेट कितनी है 1 है। E के लिए हमें पता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड सेल के लिए 2 रखेंगे, फर्स्ट सेल के लिए 1 रखेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं एनर्जी, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट में मूव कर रहा हो तो उसके लिए आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। अब फटाफट से हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ। हमें पता है डेल E इज इक्वल टू हमारे पास कितना बच्चों E2 माइनस E1। डेल E कितना होगा हमारे पास hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है डेल E यानी डिफरेंस इन एनर्जी जो हमारे पास में आती है वो कितनी होती है hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पे देखिएगा h क्या होता है, h होता है प्लांक कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, h क्या है प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻⁻34। और c जो है वो क्या है, c आपका यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो गया hc अपॉन लैम्डा, जहाँ पे h और c दोनों क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इज इक्वल टू E2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, कितना रखेंगे 2 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। hc अपॉन लैम्डा माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, यानी यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस
n2 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब हम पूरी इक्वेशन को, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ रही है, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे HC के साथ। ठीक है, यहाँ पे HC से आपका HC कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय HC जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहे हैं, 13 क्या किया अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास में आई उस इक्वेशन यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास ये बचेगा। अब पूरी इक्वेशन को हमने HC से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो HC से HC कैंसिल आउट हो गया, 1/λ हमारे पास ये बच गया। अब फटाफट से देखिए, H मैंने आपको बताया क्या है, आपके कांस्टेंट वैल्यू है, प्लांट कांस्टेंट। C क्या है, लाइट की स्पीड है, ये भी आपके कांस्टेंट वैल्यू है। इन सबको देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल कैलकुलेशन आ गई है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि R क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं फटाफट से कि R आपका है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ गए, ये आपकी एक रिडबर्ग क्या है, कांस्टेंट है R की वैल्यू, और R की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 13.6 डिवाइड बाय HC होती है। ठीक है, ये फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। तो बच्चों यहाँ पर हमने वेवलेंथ जो है उसे कैलकुलेट कर लिया है, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया है, 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हमने यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया है। इवन मैंने यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला करवाते हैं उसका कैलकुलेशन भी बताया है कि हम इसे किस तरह से कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व। उससे पहले इसका देख लेते हैं हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रास को। इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब समझ गए होंगे, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो उस टाइम पे अपनी एनर्जी को इमिट करता है, और उस टाइम पे जो हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो वो हमारे पास क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। देखिए फटाफट से यहाँ पे लेते हैं ग्राफ, प्लॉट करते हैं फटाफट। देखिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए ये फॉर्मूला जो हमने निकाला है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना था हमारे पास में, 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1/r की जो वैल्यू होती है, 1/r की, वो याद कर लीजिएगा, वो होती है आपकी 911 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास 1/r की वैल्यू होती है। ठीक है, काम आएगा आपको काफी सारा जब अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। चलिए फटाफट से देख लेते हैं स्पेक्ट्राज को, जो हमारे पास में हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्राज है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी, एनर्जी की। देखिए कैसे आएंगे हमारे पास में एनर्जी, हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट सेल के लिए होती है, हमें पता है कितनी होती है आपके पास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बात करें तो हमारे पास में एनर्जी जो होती है वो कितने की होती है बच्चों, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास एनर्जी जो होती है कितनी होती है बच्चों, वो हमारे पास होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बात करें तो हमारे पास कितनी होती है आपको पता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एनर्जी देखेंगे और भी कम होगी गैप, उसके बाद और भी कम गैप हो जाएगी। ठीक है, और भी कम हो जाएगी,
और भी कम हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास में गैप कम होते तो जाएंगे आपके पास एनर्जी की। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ सेल्स है आपके पास में, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट में इन्फिनाइट आ जाएगा आपके पास में। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब देखिएगा जब इसको आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एनर्जी लाइंस है यहाँ पर, उनके बीच स्पेस या गैप जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देख लीजिए आप खुद ही, -13.6 और 3.4 के बीच गैप कितने का है, 10 के आसपास का है। ठीक है, 3.4 और 1.51 के पास गैप कितना है आपके पास में, कितने का आ रहा है आपके पास, 1.5 के अराउंड गैप आ रहा है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल्स पे, हायर एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं, वैसे वैसे आपके बिटवीन टू एनर्जी लाइंस जो है वो गैप्स आपका धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले और दूसरे में गैप ज्यादा दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद कम, देन डिक्रीज, देन डिक्रीज, देन डिक्रीज। तो इस तरह से आपको ये स्पेसिंग लाइंस या एनर्जी लाइंस जो है आपको रिप्रेजेंट कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब हम कहें कि सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास में n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, और ये फर्स्ट सेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर आपका सेकंड n इज इक्वल टू 2 से आपका n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा हो। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको कि हमारे पास ये एटम है, इसमें अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो मूव करता है, सेकंड सेल में भी मूव कर सकता है, वो थर्ड पे भी मूव कर सकता है, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी। लेकिन जब वो वापस से अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो वापस कहां पर आएगा, ग्राउंड स्टेट पे ही आएगा। इलेक्ट्रॉन चाहे फर्स्ट सेल में जाए, चाहे सेकंड पे मूव करे, चाहे थर्ड पे मूव करे, चाहे फोर्थ पे मूव करे, बट जैसे ही वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो वापस कहां आएगा बच्चों, अपनी ग्राउंड स्टेट पे, यानी कि वापस से फर्स्ट पे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सेकंड सेल से फर्स्ट में भी आ सकता है, थर्ड से भी फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, सिक्स से फर्स्ट में, सेवन से फर्स्ट में और इन्फिनाइट से भी फर्स्ट में। समझ गए ना बात को? तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर आप बात करें E2 की, ठीक है, या एक्साइटेड स्टेट की, तो वो आपका कितना हो सकता है बच्चों, 2 3 4 5 इन्फिनाइट। ठीक है, बट वो जंप किस में करे, इनिशियल स्टेट कितनी हो आपकी, n इज इक्वल टू 1 पे मूव करे। तो ये जो हमारे पास लाइंस आपकी आती हैं, स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, ग्रुपिंग ऑफ लाइंस यहाँ पे मिलती है। इसे किसने बताया, लाइमन ने। इन्हें लाइमन वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन्स वेव्स। आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर पे मूव करता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में मूव करता है, तो एनर्जी इमिट करता है रेडिएशंस के फॉर्म में, जिन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले इन वेव्स को किसने बताया, लाइमन ने। क्या कौन सी वेव्स को बताया, कि वो वेव्स जो आपकी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से इमिट होकर के किस में आए, फर्स्ट में। ठीक है, तो वो लाइमन वेव्स हैं। ठीक है, और इस पूरी ग्रुप ऑफ सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलेंगे। ठीक है, नंबर 2 कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से यानी कि 3 से कहा मूव करे, 2 पे, या 4 से कहा मूव करे, 2 पे, या फिर 5 या फिर 6 से या फिर 7 से या फिर इन्फिनाइट से मूव करे। समझ रहे हैं? तो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट, यानी यहाँ पे आपकी हायर एनर्जी स्टेट यानी फाइनल जो होगी वो कितनी होगी, 3 4 5 6 एंड फर्दर इन्फिनाइट से, और इनिशियल कितना होगा आपके पास में, 2। यानी n इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट से अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करते हुए कहां पर आ रहा है, n इज इक्वल टू सेकेंड पे आ रहा है, तो उसमें हमें जो ग्रुपिंग ऑफ लाइंस डिस्कवर की वो किसने की, बामर ने। किसने, बामर ने। तो इन्हें बामर सीरीज कहा जाएगा और इन वेव्स को हम बामर वेव्स कहेंगे। ठीक है, नंबर 3 अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से, ठीक है, कहा मूव करता हो, अपनी हायर एनर्जी स्टेट से मूव करता हो, कहां पर, n इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि फाइनल स्टेट जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी बच्चों, 4 5 6 से लेकर के इन्फिनाइट, लेकिन इनिशियली कहां मूव करता हो वो n इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एनर्जी लेवल 4 5 6 एंड इन्फिनाइट जंप टू n इज इक्वल टू 3, तो वो आपको जो वेव्स वहां पे मिलेंगी उन वेव्स को बोलते हैं बेटा ब्रैकेट। क्या कहेंगे, ब्रैकेट। ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पे
ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया लाइमैन है आपका, ये मैंने आपको बताया बामर है। तो यहाँ पे 3 सीरीज आपको मिल रही हैं। पहली, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ मूव कर रहा हो, फर्स्ट पे, जब कोई भी, उसे बोलेंगे लाइमैन सीरीज। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ मूव कर रहा हो, सेकंड पे, तो बोलेंगे बामर सीरीज। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ मूव कर रहा हो, थर्ड पे, तो उसे बोलेंगे ब्रैकेट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपनी हायर एनर्जी स्टेट से मूव करता हो बच्चों, कहां पर, 4 पे, ठीक है ना, यानी n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, इन्फिनाइट से कहां मूव करता हो, n इज इक्वल टू 4 पे, तो उसे कहेंगे, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपने पास में, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये पाश्चन आएगा, पाश्चन। ठीक है, ये पाश्चन सीरीज है, लाइमर, बामर, पाश्चन, और ये 4th सीरीज जो मिलेगी आपको, मिलेगी ब्रैकेट सीरीज। कौन सी मिलेगी, ब्रैकेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी हाई एनर्जी स्टेट 5, 6, 7, 8 इन्फिनाइट से कहां पे आ रहा हो, एमिट कर रहा हो, किस पे, 4th पे, तो उसे कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट से अगर किस पे आ रहा हो, यानी कि n इज इक्वल टू 6, 7, 8 फर्दर इन्फिनाइट से कहां मूव कर रहा हो, 5 पे, तो उसे कहेंगे फंड सीरीज। क्या कहेंगे, फंड सीरीज। ठीक है, समझ गए। तो टोटल आपको 5 सीरीज को माइंड में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से 1 पे मूव करे लाइमन सीरीज, 2 पे मूव करे बामर सीरीज, 3 पे मूव करे पाश्चन, 4th पे ब्रैकेट एंड 5th पे फंड सीरीज आप इसे कहेंगी। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं कि अब इनकी हम वेवलेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस साइड देख लीजिए फटाफट से। देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर आ जाता है कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन है जिसकी हायर एनर्जी स्टेट कितनी है, सेकंड है, जिससे वो मूव कर रहा है फर्स्ट पे। तो आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे कि आपका जो सीरीज दिया गया है हाइड्रोजन की, कौन सी दी गई है आपको, लाइमन सीरीज। कौन सी है, लाइमन, बिकॉज इनिशियल स्टेट यहाँ पे कौन सी आपकी, फर्स्ट है, सेकंड से मूव कर रहा है फर्स्ट के ऊपर। तो आपको उसके लिए क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। हमें इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी हमारे पास। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बच्चों, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। अब बताइए कि n1 क्या है आपकी इनिशियल स्टेट। देखिए फटाफट से, 1/λ इज इक्वल टू r। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 1/n1 कितना है, मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूं बच्चों, नील्स बोहर ने जो है वो एक्सप्लेन किसके लिए किया है, केवल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया है, बाकी किसी एलिमेंट के लिए स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में वो अनसक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, n1 कितना है आपका, n1 यानी कि इनिशियल स्टेट कितनी आपकी 1 का स्क्वायर माइनस n2 कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, तो हो जाएगा ये 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3/4 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया 1/λ इज इक्वल टू r 3/4। इसे बच्चों अगर अपन निकाल देंगे लैम्बडा तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 r। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 1/r की वैल्यू कितनी थी, 1/r की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितनी है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्टली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, शॉर्टकट आपके पास में। ठीक है, आप क्यों सॉल्व करते हो, r की वैल्यू को रख करके 1.09 इंटू 10⁻⁷ को रख करके सॉल्व करोगे, लंबा जाएगा प्रोसेस। ज्यादा बेस्ट क्या है कि 1/λ इज इक्वल टू r/1/3 आ रहा है, तो लैम्बडा लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3r, तो यानी कितना हो गया ये 4/3 इंटू 1/r हो गया। तो 1/r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 911 एंगस्ट्रॉम, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 911, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना ज्यादा देख लीजिए, कर लीजिए, 911 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो हो गया हमारे पास में 4
436, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 1 2 1 6, इतना एंगस्ट्रॉम के लगभग आपके पास आ जाएगा। इसे थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए आप 1216 के आसपास, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास में कब वेवलेंथ कैलकुलेट हमने कर लिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन इमिट्स कर रहा है, जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 2 से कितने पे 1 पे। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे का सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करते करते कंक्लूजन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कर लिया आपने, चलिए अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, n इज इक्वल टू 3 से लाते हैं किस पे 1 पे। अगेन कुछ चेंज नहीं आएगा, बस केवल n2 फाइनल स्टेट जो आपकी वो चेंज हो जा रही है। कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9। अब एलसीएम कितना आएगा आपके पास में 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 यानी कि 8/9। कितना हो जाएगा बच्चों 8/9, ठीक है, हो गया। 8/9 को रखेंगे यहाँ पे 8/9 कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा। आप सॉल्व करते हैं इसको, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 9 8 जा 54 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा। देखिए हमने पहले वाले के निकाले था 1216 एंगस्ट्रॉम हमारा था कब, जब n इज इक्वल टू 2 से कितना मूव कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, देखिए 6। एक बार वापस सोल्व कर लेते हैं। 8 सॉरी ये देखिए बच्चों r 8/9 था ना, अब इसको लैम्बडा निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 9/8 हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हुई यहाँ पे अपने से। अब सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 81 डिवाइड बाय 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 8 1 जा 0, 8 2 जा 16, 3 8 4 जा, यानी कि 1024 एंगस्ट्रॉम के पास आ रहा है। यानी अपन ने क्या नोट किया बच्चों, नोट ये किया कि जब आपका सेकंड सेल से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है तो आपका वेवलेंथ कितना आ रहा है 1216 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ठीक है। सेम चीज अगर हमने 3 से 1 पे निकाली है, 3 से 1 पे, तो आपकी वेवलेंथ क्या हो गई है बच्चों, डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे मूव करता है वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। चलिए, तो ये तो हमारे पास कौन सी थी बच्चों, फर्स्ट सेल थी, जब आपका n इज इक्वल टू 2 से 1 पे मूव करा। तो हमारे पास लास्ट कौन सी होगी, तो लास्ट हमारे पास ट्रांजिशन कौन सी होगी बच्चों, इन्फिनाइट से 1 पर। उसके लिए भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं अगेन कि आपकी n इज इक्वल टू इन्फिनाइट से जंप कर रहा है किस पे 1 पे। तो n1 की वैल्यू अगेन सेम रहेगी 1, लेकिन n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इन्फिनाइट। और 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट ही होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू 0 होती है, बिकॉज वी नो दैट कि 1/इन्फिनाइट कितना होगा आपका 0 होगा। तो ये चीज आपकी 0 हो गई, 0 हो गई तो सब कुछ आपका कैंसिल हो गया। तो हमारे पास केवल क्या बचा, r बचा। क्या बचा, r। तो अगर हमारे पास r बचा है यहाँ पे, तो देखिएगा तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r, और 1/r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई है, जब आपके पास सबसे हाईएस्ट क्या होगा, ट्रांजिशन इन्फिनाइट से 1 पर, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप हर एक लाइन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो बामर सीरीज हो, चाहे वो पास्टन हो, ब्रैकेट हो, फंड हो। ये चीज क्लियर है कि फर्स्ट लाइन के लिए, यानी फर्स्ट लाइन या फर्स्ट ट्रांजिशन जो भी होगा जिसी भी सीरीज का, उसके लिए आपकी वेवलेंथ की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होने वाली है और सबसे लास्ट लाइन के लिए सबसे लोवेस्ट होने वाली है। आप चाहे तो किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी लाइन का, किसी भी ट्रांजिशन के लिए आप वेवलेंथ यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बच्चों हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसे एक्सप्लेन किया था नील्स बोहर ने, वो हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीटली डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पे हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एनर्जी को और एक वेवलेंथ को इजीली, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए खूब सारा, बिकॉज आपके पास टाइम की कमी बहुत सारी है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आपके स्कूल सभी ओपन नहीं हो रहे हैं, काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। और फर्दर मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा वापस से एक बार फिर से कि अगर आपको यहाँ पे इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, डीपीपी वर्कशीट कुछ भी,
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा आपको मिलेगा संस्कार एजुकेशन हब के नाम से। टेलीग्राम ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, सर्च कीजिए संस्कार एजुकेशन हब, उसे जाके ज्वाइन कीजिए। आपको इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी डीपीपी वर्कशीट्स वगैरह हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं वहां पे प्रोवाइड करता रहूंगा। आप उसे सॉल्व करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते रहिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।